आरक्षण के पेच को सुलझाना नहीं है आसान। छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज भी मांग रहा निदान। ओबीसी वर्ग भी है नाराज। जी हां, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर हाईकोर्ट की ओर से 58% आरक्षण रद्द किए जाने के बाद आरक्षण को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ ओबीसी वर्ग में इसे लेकर नाराजगी है, तो दूसरी तरफ आदिवासी वर्ग भी नाराज दिख रहा है। तो आदिवासी समाज लगातार बैठकें कर रणनीति बना रहा है। वहीं इस मामले को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर भी राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात कर इस पर चर्चा की। हालांकि सीएम भूपेश बार बार ये कह रहे हैं कि सभी वर्गों को उनका हक मिलेगा और इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने पड़े सरकार उठाएगी। हम लोगों ने जो हाई कोर्ट के जो फैसला है उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जिसमें बड़े जो वकील हैं उसको हम लोगों ने लगाया। लापरवाही तो उन्होंने की और आरोप हम पे लगाया। जब आंदोलन हुआ तो 2012 में लागू किया और लागू किए तो उसके पूरे तैयारी बिना उसे किया और उसके कारण से ये खामियाजा भोगना पड़ा था और इसके खिलाफ में हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और बड़े वकीलों को लगाए। अब छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर हो रही सियासत के पीछे का गणित भी समझ लीजिए। 2012 से पहले छत्तीसगढ़ में एससी वर्ग को 16%, एसटी वर्ग को 20% और ओबीसी वर्ग के लिए 14% आरक्षण था। लेकिन 18 जनवरी 2012 यानी 2013 के विधानसभा चुनाव के पहले रमन सरकार ने आरक्षण का दायरा बदल दिया और फिर बदल किया। तब एससी के लिए आरक्षण को 16% से घटाकर 12% कर दिया गया, लेकिन एसटी के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 32% कर दिया गया, जबकि ओबीसी के लिए 14% आरक्षण की स्थिति को बरकरार रखा गया। इसी तरह 15 अगस्त 2019 को भूपेश सरकार ने एससी के लिए आरक्षण को 12% से बढ़ाकर 13% कर दिया। एसटी का आरक्षण 32% पर बरकरार रहा, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया और छत्तीसगढ़ में आरक्षण 58 से बढ़कर 72% को पार कर गया। इस तरह जैसे जैसे आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर जाती रही, वैसे वैसे इसके खिलाफ कोर्ट में याचिकाएं लगती गई और आखिर में बिलासपुर हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया। हालांकि अब आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी, कांग्रेस का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। वर्तमान सरकार ने इस पूरे मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना इस मामले को लिया जाना चाहिए था और आज आरक्षण वापस फिर कम हो चुका है। तो मुझे लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में के बड़े वकीलों को लाकर इस गंभीर मुद्दे को पूरी ताकत के साथ लगाना था, मगर सरकार की गंभीरता दिख रही है कि आज फैसला उनके विरोध में। निश्चित रूप से प्रदेश का बहुत ज्वलंत मुद्दा है और मामला है। हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में जो फैसला आया है उसके खिलाफ सरकार निर्णय ले रही है कि आने वाले समय में हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे। छत्तीसगढ़ के उन वर्गों के हित के अनदेखा करते हुए अगर कोई फैसला आएगा तो उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार जहां जो भी फोरम होगी उसमें अपनी लड़ाई लड़ेगी। पूर्व सीएम रमन सिंह ने 2012 में जब आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी, तब अगले साल यानी 2013 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने थे और अब जब 2022 में आरक्षण पर कोर्ट का फैसला आया है, तब 2023 में छत्तीसगढ़ में फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आरक्षण पर कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस, बीजेपी में बेचैनी है और उनके बीच वार पलटवार के मायनों को समझना मुश्किल नहीं है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नाम खूब चर्चा में रहा, फिर चाहे वह फिल्म की बात हो या फिर सियासी गलियारों की बात हो, दोनों में आरक्षण का मुद्दा हर समय ज्वलंत रहा है। सिनेमा में खूब हिट भी रहा है और राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा में भी रहा। छत्तीसगढ़ में भी खूब चर्चा हो रही कि आरक्षण देने को नहीं बल्कि आरक्षण छीन लिए जाने को लेकर। पहले कुछ शोर इस तरह सुनाई देता था कि हमारा आरक्षण बढ़ाओ, हमारा आरक्षण बढ़ाओ। अब कुछ संबंधित वर्ग के लोग यह सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा आरक्षण आखिर क्यों घटाया। पहले ही यह मामला कोर्ट के दांव पेच से जुड़ा हुआ है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में गेंद को एक दूसरे के पाले में डालने की भरपूर कोशिशें हो रही है। इन सब के बीच सर्व आदिवासी समाज ने रेफरी की भूमिका निभा रही, जो ये साफ बता रहा है अगर हमें मौका नहीं मिला फिर हम सबक सिखाएंगे, मतलब सड़क पर उतरेंगे और संग्राम करेंगे। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव।
क्या चुनावी तपिश में आरक्षण की रोटी बीजेपी और कांग्रेस दोनों सेक रही है, या यह रोटी संबंधित वर्ग का निवाला बनाने के लिए है, या फिर उन्हें ललचाने के लिए है? सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन इन सब के बीच जवाब कोर्ट के ही गलियारे से आना है। लिहाजा भूपेश बघेल सरकार ने बड़ी चाल चलते हुए मामला सुप्रीम कोर्ट में डालने की तैयारी कर ली है। आज चर्चा इसी बात पर करेंगे कि सियासत और सामाजिकता के बीच राजनीति की रोटी आखिर कौन सेक रहा है। आरक्षण छीन जाने का बीजेपी को नुकसान होगा या कांग्रेस को फायदा, या फिर दोनों को नहीं? सवाल का जवाब हम चर्चा में आज शामिल करेंगे और तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है मधुकर द्विवेदी साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी मौजूद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ मौजूद हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक हैं, फिलहाल जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले हम चलते हैं मधुकर द्विवेदी साहब के पास। मधुकर जी, नाकामी किसकी है ये, रमन सिंह की है या भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि ननकी राम कंवर एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं और एकदम साफ कर रहे हैं कि मेरी जानकारी में नहीं और मुझसे कमेटी का अध्यक्ष जरूर बनाया गया, लेकिन मेरी सिफारिशें लागू नहीं की गई। या ये मान रहे हैं कि सरकार ही जानबूझकर अपना पक्ष नहीं रख पाई, स्टैंड क्लियर नहीं किया सरकार ने हाई कोर्ट में। दोषी कौन है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं ननकी राम जी, उनके बयान पे कोई टिप्पणी ठीक नहीं होगी। किन परिस्थितियों में उस समय तत्कालीन सरकार ने अपना पक्ष बहुत मजबूती के साथ प्रस्तुत नहीं किया, इस तरह का आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि तत्कालीन रमन सरकार ने अपने पक्ष को और जनता के हित में जो बातें होनी चाहिए आरक्षण के मुद्दे को लेकर के वो प्रस्तुत नहीं किया। खैर, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे क्योंकि चुनाव आ रहा है छत्तीसगढ़ में, और आरक्षण, जैसा कि आपने भी कहा, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा होता है कि वो लोगों को लुभाता है, यानी वोट लेने का भी, वोट प्राप्त करने का भी एक माध्यम आरक्षण है। ये चीज़ छिपी नहीं है किसी से, भले इसको स्पष्ट रूप से न कहा जाए। देखिए, ये जो हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का जो निर्णय हुआ है, स्वाभाविक तौर से ये दोनों राजनीतिक दलों को प्रभावित करेगा। राजनीतिक दल चाहेंगे कि आदिवासी समुदाय को ज़्यादा से ज़्यादा आरक्षण मिले, जैसा पहले। अब आरक्षण में स्वाभाविक तौर से वो भी आदिवासी समाज को जो प्रतिशत था उसमें कटौती कर दी गई। स्वाभाविक तौर से आदिवासी बाहुल राज्य के लोगों को निराशा तो लगी उनके हाथ में, और विरोध करेंगे। जैसा आपके चैनल में भी दिखाया जा रहा है कि आदिवासी वर्ग विरोध में उतर आया है, ये बहुत स्वाभाविक क्रिया है। यानी, लेकिन जैसा भूपेश बघेल जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई अब हम इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और स्वाभाविक है कोई मामला, और आरक्षण जैसा संवेदनशील मामला अगर एक तरह से कहिए किसी भी सरकार के लिए गले की फांस बन जाए या आगे चल कर के दिक्कत आए, अपने जो चुनावी घोषणा पत्र था उसको पूरा करने में कहीं दिक्कत आए, तो फिर एक न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ही एक आधार होता है जहां न्याय की उम्मीद होती है। और अगर मुख्यमंत्री, राज्य सरकार इस मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो स्वाभाविक तौर से ये आक्रोश को फिलहाल ठंडा करने का एक ब्रह्मास्त्र तो मुख्यमंत्री की ओर से चलाया जाएगा। आगे चल के इसका असर क्या पड़ेगा? क्योंकि देखिए, राजनीति में दोनों पक्ष इस समय बहुत मुखर हैं और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के एक दूसरे पर चढ़ाई के जैसा कर रहे हैं। और आरक्षण ये ऐसा संवेदनशील मुद्दा है कि ये जो है एकदम एक वोट का आधार बनता है। स्वाभाविक रूप से अगर वोट किसी राजनीतिक पार्टी से खिसकते नजर आते हैं तो उसको रोकने के लिए तमाम उपक्रम किए जाते हैं, लेकिन आरक्षण का मुद्दा एक संवेदनशील मुद्दा है और मुझे नहीं लगता कि सरकार इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाने में कोई बहुत विलंब करेगी। हो सकता है कि कुछ चंद सप्ताह के अंदर सरकार जाए या एक आध महीने के अंदर ही सरकार सुप्रीम कोर्ट जाए, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं सरकार की को भी ये चिंता है, कांग्रेस पार्टी को भी ये चिंता है कि भाई हमने अपने घोषणा पत्र में आदिवासियों के हित के मुतल्लिक बहुत सारे वायदे किए थे और अगर उनका हक हुकूक कहीं प्रभावित होता है, भले ही उसमें राज्य सरकार की सीधी भागीदारी न हो, क्योंकि राज्य सरकार ने तो 58% का दिया ही था, वो चल ही रहा था।
अब हाई कोर्ट ने उसको कम कर दिया है, तो उसमें मुझे लगता है राज्य सरकार तो कहीं दोषी नहीं लग रही है। हाँ, पिछली सरकार पर दोषारोपण करने का एक अच्छा मौका मिला है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि पिछली सरकार, जैसा ननकीराम जी कंवर ने कहा, अगर उनकी पार्टी का तत्कालीन गृह मंत्री ये बात कह रहा है कि साहब हमको कुछ पता नहीं क्या हुआ, बिल्कुल आंख मूंदे वो बैठे थे, या वो सरकार ने उनकी बात को तवज्जो नहीं दी, वो कमेटी के चेयरमैन भी थे, तो अगर वो आरोप ऐसा लगा रहे हैं तो वो भी एक विचारणीय मुद्दा है। जी, कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा जी मेरे साथ मौजूद। सुरेंद्र जी, एससी जाने की बात आप कर रहे हैं, चलिए बढ़िया बात है, 3 वरिष्ठ नेता पैरवी भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आपके लिए। क्या यही कोशिश हाई कोर्ट में होनी चाहिए थी, ऐसा लगता है? हाई कोर्ट में इस प्रकार की कोई कोशिश की थी आपने? भूपेश बघेल सरकार ने पहले दिन से ही, आदित्य जी, इस मामले में सरकार के तरफ से जो प्रभावित वर्ग है उनका पक्ष रखने का पूरा प्रयास किया। जो फाइनल ऑर्डर हैं उसमें भी इस बात का जिक्र है कि हमारी सरकार बनने के बाद जो एडवोकेट जनरल होते हैं, जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं न्यायालय में सरकार का पक्ष रखने, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो आरक्षण लागू किया गया उसके पहले दो कमेटियों ने सर्वे किया था, डेटा इकट्ठा किए थे, एक ननकीराम कंवर जी की अध्यक्षता में और दूसरी प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव CS की अध्यक्षता में। दोनों कमेटी के रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिए माननीय महाधिवक्ता ने निवेदन किया। न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, जवाब, जो मूल जवाब और संशोधित जवाब भी पूर्ववर्ती सरकार रमन सिंह जी के समय जमा हुआ था, उसके शपथ पत्र में इन दोनों कमेटियों का जिक्र तक नहीं है। और जब वो शपथ पत्र में इनका जिक्र नहीं था, इसी कारण से उसको लेने से माननीय न्यायालय ने हमारी सरकार आने के बाद मना किया। ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक पाखंड को प्रमाणित करता है। ये दोनों चीजें, एक तो जो जिसके आधार पर यह लागू किया गया उस कमेटी की सिफारिश, उस कमेटी के दस्तावेज सौंपे नहीं गए, और दूसरी बात ये ननकीराम कंवर जी का कबूलनामा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से, मैं शब्दशः पढ़ के सुनाता हूं, ननकीराम कंवर जी ने कहा, मैंने समिति के अध्यक्ष होने के नाते तत्कालीन सरकार, रमन सरकार को रिपोर्ट सौंप दी थी, किसे प्रस्तुत नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, क्या परिस्थितियां थी, यह मैं नहीं जानता। उनका सीधा मतलब यह होता है कि जानबूझकर इन प्रभावित वर्गों के अधिकारों को बाधित करने के लिए इस प्रकार से किया गया। पत्रकारों के सवाल को जवाब देते उन्होंने कहा कि इस आधार पर कोई न्यायालय गया होगा, क्योंकि न तो सहमति बनाने का प्रयास किया गया, जिस वर्ग का 4% आरक्षण रमन सरकार ने काटा, न उनसे चर्चा की गई, न आदिवासी समाज जिनके आरक्षण बढ़ाया गया उसका जो आधार, सरकार के पास हजारों पेज की रिपोर्ट मौजूद थी, उसको जानबूझकर इरादतन प्रस्तुत ही नहीं किया गया। यह भारतीय जनता पार्टी के मंशा को प्रकट करता है। ये चाहते ही नहीं थे, ये आरक्षण विरोधी थे। सुंदरानी साहब, सबसे बड़ी बात है कि सवाल किसी और ने नहीं उठाया, सवाल ननकीराम कंवर ने उठाया, और ननकीराम कोई और नहीं, आप ही के पार्टी के वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। अफसरशाही हावी रही इसलिए कहते थे आपके शासनकाल में, क्योंकि अगर कमेटी बनाया तो कमेटी का क्या काम था कि कमेटी आए और अपना काम करे और चले जाए, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट का आपको कोई लेना देना नहीं था। चाहते तो आप प्रस्तुत कर सकते थे रिपोर्ट, लेकिन आपने नहीं किया। इसलिए क्या भरोसा नहीं करती जनता? यही कारण था 2012 में चुनाव के पहले, 2013 के जस्ट चुनाव के पहले आपने आरक्षण में ऊपर नीचे किया था, 58% आपने आरक्षण किया। चुनाव में 2018 में आपकी आदिवासी सीटें आपके हाथ से पूरी की पूरी चली गई, केवल एक सीट आपके पास ननकीराम कंवर, दूसरी सीट डमरूधर पुजारी, 2 ही विधायक आपके पास आदिवासी बच गए। तो क्या ये माना जाए कि इसीलिए भरोसा नहीं कर पा रही थी जनता की, बोलते कुछ है करते कुछ है आप लोग? देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2011 में आदरणीय मंत्री ननकीराम कंवर जी के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया, उप समिति बनाई गई। दूसरा, प्रमुख सचिव के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। दोनों की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश की सरकार ने आरक्षण लागू किया, जो कुछ दिन पूर्व तक हाईकोर्ट के आदेश के आने के पहले तक के प्रदेश में लागू रहा। 4.25 साल से कांग्रेस की सरकार रही छत्तीसगढ़ में। अगर कोई दस्तावेजों में कमी थी तो एडवोकेट जनरल इनके क्या कर रहे थे? 4.25 साल में इनके पास क्या पर्याप्त अवसर नहीं था कि उन कमी कोई अगर है भी तो उसको सुधार लिया जाए? हमारी सरकार ने ननकीराम कंवर जी की सिफारिश पे तो लागू किया और उसी आधार पे आरक्षण दिया। और ये कांग्रेस पार्टी की सरकार, ये आदिवासियों को हित चिंतक तो बनती है,
लेकिन आदिवासियों के हितों के काम कभी नहीं करती। चाहे वो 55 साल में देख लीजिए, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ। आज आदिवासियों की स्थिति को सुधार करने का काम अगर किसी ने किया तो प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने किया। आज ये भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे थे कि ये कमी है, वो कमी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो इसको पूरी सी दृढ़ता से इसको लड़ा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लागू करने के बाद भी 6 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने कंवर साहब की रिपोर्ट को शामिल क्यों नहीं किया गया हाईकोर्ट में? एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। देखिए, आवश्यकता नहीं समझे होंगे क्योंकि कर दिया आवश्यकता नहीं, कोर्ट ने मांगा नहीं ना। कोर्ट ने मांगा होता तो हम उसको भी शामिल करते। तो फिर बनाई क्यों थी वो समिति जब उसकी बात ही नहीं सुन रहा था? सिफारिशों पे तो लागू किया गया। अगर ननकीराम कंवर जी की अध्यक्षता में उप समिति नहीं बनाई होती तो आरक्षण लागू नहीं करना होता तो हम क्यों बनाते? उनकी सिफारिशों पे ही हमने आरक्षण को लागू किया। मुख्य सचिव के अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों को लागू किया और 58% हमने आरक्षण दिया, आदिवासियों को अपना हक दिया। और आदिवासी को अभी कुछ दिन पूर्व तक ही जब तक ये हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया, सारी सुविधाएं आदिवासियों को देने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ थी। ये तो देखिए, नीयत खराब थी कांग्रेस वालों की। पिछले दिनों आपने देखा होगा, पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया और खुद के व्यक्ति के द्वारा वहां पे हाईकोर्ट में जाके एक पिटीशन दायर करवाया उसके विरुद्ध। तो वहां तो इनकी नीयत दिख गई ना। जब वे पिछड़े वर्ग के स्वयं मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद उन्हीं के द्वारा बनाए गए एक निगम मंडल के अध्यक्ष को जाके कोर्ट में खड़ा होके जाके उस आरक्षण के खिलाफ कोर्ट जाता है, तो कहीं न कहीं इन्होंने आदिवासियों के हितों की चिंता नहीं की। अगर ये ढंग से लड़ते, और आज जो इन्होंने 3 वकीलों की कमेटी बनाई और राज्यपाल जी से मिले, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 4-5 दिनों से एक दबाव था, और उसके लिए मजबूर होकर ये निर्णय इनको। आदिवासियों का दबाव काम नहीं है सुरेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का दबाव काम आ गया मुख्यमंत्री के ऊपर, क्या कहेंगे आप? आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जाने वाले इरादतन षड्यंत्र का प्रमाण ये हाईकोर्ट का डिसीजन है और ननकीराम कंवर जी का जो बयान है। जिस प्रकार से 1992 में इंदिरा साहनी प्रकरण आया और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि विशेष परिस्थिति में जब 50% से ज्यादा आप आरक्षण दोगे तो उसका आधार आपको कोर्ट में प्रस्तुत करना पड़ेगा। ये इरादतन षड्यंत्र पूर्वक उस आधार को जो सीएस की अध्यक्षता में और दूसरी जो ननकीराम कंवर की अध्यक्षता में जो कमेटी थी, दोनों रिपोर्ट जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक हाईकोर्ट में ना प्रस्तुत किया गया, ना उसका जिक्र शपथ पत्र में किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी के अनेकों प्रमाण हैं इस प्रकार के। आपको बताना चाहूंगा 2006 में जो नागराज बनाम भारत सरकार के निर्णय आया, जिसमें इंदिरा साहनी के बाद में जो 94 में जो 95 में अमेंडमेंट हुआ था 77वां संविधान, सुन लीजिए उसमें जो सुन लीजिए आपके जो पाप है, सुंदरानी जी आप सम्मानीय पूर्व विधायक हैं, सुन लीजिए आपको बताना होगा। आप 4.25 साल सुन लीजिए हमने क्या किया, वो इस ऑर्डर शीट में लिखा है, इस ऑर्डर शीट में लिखा है। हमारे माननीय आप जागे हो 3 वरिष्ठ एडवोकेट जनरल ने निवेदन किया था, जो रिपोर्ट आपने षड्यंत्र पूर्वक दबा के रखा था उसको सबमिट करने के लिए निवेदन किया। आदिवासियों को आप तो, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में सुंदरानी जी दावा करेंगे आदिवासी होने का, जैसे रमन सिंह जी को आदिवासी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया 15 साल। ये आदिवासियों का शोषण करने वाले किस रूप से? आदित्य जी, मूल बात आपको याद होगा, उत्तराखंड वाले मामले में केंद्र की मोदी सरकार इसी प्रकार से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। ये इनका आदिवासी विरोधी चेहरा है। जी सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, सुंदरानी साहब, सुरेंद्र जी, कवासी लखमा मुख्यमंत्री को आदिवासी बता देते, शायद सुंदरानी जी रमन सिंह जी को आदिवासी बताते। बहरहाल मेरे साथ मधुकर जी जुड़े हैं। मधुकर जी, ये एससी तो जा रहे हैं, ठीक है, मतलब ये बात बिल्कुल तय है कि अब जो भी फैसला होना है वो कोर्ट के पाले में, कोर्ट जो भी फैसला दे। सवाल यही कि सरकार के पास विकल्प क्या है, क्या कोई ऐसा विकल्प है? क्योंकि सर्व आदिवासी समाज बहुत साफ कर चुका है, हम आंदोलन के लिए तैयार बैठे हैं। क्या कोई विकल्प दिखता है आपको अब मौजूदा स्थिति पे कंट्रोल करने? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इतनी जल्दी आएगा नहीं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और चूंकि ये पूरा मामला कोर्ट पे है, सरकार के पास विकल्प क्या बच जाता है? देखिए, ये जो आदिवासी समाज को जो 32% से 20% कर दिया गया है, स्वाभाविक तौर से चिंता का विषय तो इस पूरे समाज के लिए है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि छत्तीसगढ़ चूंकि आदिवासी बहुल राज्य है,
स्वाभाविक तौर से आदिवासी भाई बहनों को इससे तकलीफ तो हुई है, लेकिन अब विकल्प मुझे नहीं लगता कि कोई सरकार सीधे सीधे कोई विकल्प तैयार करके एकदम संतुष्ट करने के लिए घोषणा कर देगी आदिवासी समाज के बीच, मुझे नहीं लगता। क्योंकि अब विकल्प क्या है? विकल्प अगर आप झूठी सच्ची बातें कह करके या लॉलीपॉप जैसा दिखा करके तात्कालिक रूप से किसी असंतोष को तो शांत कर सकते हैं, लेकिन अब ये मामला चूंकि न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हुआ है, न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा हुआ है, तो अब सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय ही इसका निदान कर सकेगा। पर जैसा आपने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी समय लगता है, चुनाव भी नज़दीक हैं और मामला आदिवासी समाज के आरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि सरकार के सामने एक बचाव का रास्ता तो है, कांग्रेस पार्टी के पास भी और राज्य सरकार के पास भी, कि भाई अब हम क्या कर सकते हैं। हमने तो किया था, डॉक्टर रमन सिंह ने सब चौपट कर दिया और पूरा दोषारोपण पूर्ववर्ती सरकार पर वर्तमान सरकार लगा दे और ये कह करके अपना पल्ला झाड़ ले कि भाई हम क्या कर सकते हैं, जो हमने तो बहुत कुछ किया, अभी तक तो आपको फायदा ही फायदा हम दे रहे थे, हमने अपने घोषणा पत्र में भी आपको फायदा देने की बात की थी, लेकिन अब चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में है, तो हम कर भी क्या पाएंगे? थोड़ा सा इंतजार करिए, हमारी सरकार आएगी तो हम ये कर देंगे, हमारी सरकार आएगी वो कर देंगे। कोई है ऐसा कोई तुरुप का इक्का जो फिलहाल कम से कम व्यवस्थाओं को ठीक ठाक कर सके? अब देखिए, एक आश्वासन ही है, एक आश्वासन ही तकनीकी रूप से पास करा दे, स्पेशल कोई सत्र विधानसभा का, ऐसा कुछ? सुरेंद्र वर्मा जी एडवोकेट हैं, ये संभवतः बेहतर बता पाएंगे। सुंदरानी जी भी एडवोकेट हैं, इन दोनों को मालूम होगा। आप नहीं है, क्षमा कीजिएगा, आप राजनेता हैं, वर्मा जी तो एडवोकेट हैं, तो वर्मा जी बता पाएंगे कि कानूनी पहलू में इसका क्या होगा। लेकिन सामाजिक पहलू तो ये है कि भाई वेट एंड सी, आप इंतजार करिए, कांग्रेस को फिर सत्तासीन करिए, हम आपके साथ हैं, आपके लिए हमने बहुत कुछ किया, आगे भी आपके लिए करेंगे। लेकिन चूंकि मामला उच्चतम न्यायालय में जाएगा या चला गया है, विचाराधीन है, तो थोड़ी प्रतीक्षा करें। बिल्कुल सुरेंद्र जी, पब्लिक है, सब जानती है, भारतीय जनता पार्टी साफ कहती कि फुल स्क्रिप्ट पहले से लिखी गई थी, बीजेपी को आरक्षण के मुद्दे पर घेरना है, इसलिए आपने हाई कोर्ट में वो पक्ष जो आप सुप्रीम कोर्ट में रखने जा रहे हैं, वो पक्ष आपने हाई कोर्ट में नहीं रखा। तो क्या एससी में पक्ष रखकर 3-3 बड़े वकील खड़े करके अपने तरफ जो है, जो आप चाहते हैं, क्योंकि आरक्षण का सीधे तौर पर अब जो अगला मामला है वो 72% का भी आ सकता है, तो क्या श्रेय लेने के लिए तमाम चीजें की जा रही? भारतीय जनता पार्टी का बड़ा आरोप है आपके ऊपर। आदित्य जी, आरक्षण जो है भाजपा के लिए वोट का विषय हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए सामाजिक न्याय जो है वो पहली प्राथमिकता है। आपको याद होगा 15 अगस्त 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 97% यहाँ की आबादी है, एससी, एसटी, ओबीसी, उनके लिए 73%, 72% का भी प्रावधान किया था, अध्यादेश लाया गया था और जरूरत पड़ी तो विधेयक भी लाएंगे। और उसके संदर्भ में माननीय हाईकोर्ट ने कहा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, तो जस्टिस छबीलाल पटेल की अध्यक्षता में क्वांटिफाइबल डाटा आयोग गठित किया गया। उसमें लगभग 41% जो ओबीसी हैं उनका डेटा आ चुका है, बाकी के लगभग 11% बाकी है, 1 साल की अवधि बढ़ाई गई है। तो कांग्रेस का कमिटमेंट जो है सामाजिक न्याय के प्रति है और छत्तीसगढ़ की जनता ये जानती भी है। इनके समान नहीं कि जो डेटा इनके पास उपलब्ध है उनको जानबूझकर षड्यंत्र पूर्वक कोर्ट में प्रस्तुत न करे। तो इनका जो चरित्र है वो आरक्षण विरोधी है, स्थानीय जनता के हक और हित का गला घोटने वाले, 15 साल शोषण करने वाले आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जब अवसर था, और कांग्रेस की क्या स्थिति थी वो तो कोर्ट के निर्णय में साफ है कि हमारे जो एजी हैं वो उन्होंने स्पष्ट बताया। सुन लीजिए 5 याचिकाएं लगी है, 5 याचिकाएं लगी है, उसमें से बहुत सारे संघी हैं, क्योंकि बिहार चुनाव के पहले याद होगा मोहन भागवत का बयान कि आज समय आ गया है आरक्षण को खत्म करने का। तो इनका असली चेहरा यही है। स्थानीय एक सवाल लेता हूं सोनाली साहब, एक बहुत साफ है कि मेरा सवाल इसलिए यहां पर है क्योंकि यहां पर आप भी बैठे, कांग्रेस के भी नेता बैठे, प्रवक्ता बैठे, क्या कोई सपोर्ट करेंगे सरकार को? ये तो मान लिया जाए कि आपका जो प्रस्ताव था उसको हाई कोर्ट ने साफ तौर पर असंवैधानिक कर दिया है, अब मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में है, क्या कोई आप तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि सरकार अगर पक्ष लगती, क्या साथ देगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि मतदाता कांग्रेस का भी है और भारतीय जनता पार्टी का। बहुत सरल शब्दों में, बहुत छोटा सा आंसर, एससी में क्या निर्णय आएगा उसके बाद पीठ थपथपाएंगे कि हमने आरक्षण दिलवाया, या फिर सरकार के साथ कोई सपोर्ट सिस्टम डेवलप करेंगे? क्योंकि पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के शरण में जाने वाला है। सुंदरानी साहब। आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी हर इशू को वोटों के नजरिए से नहीं देखती। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हित चिंतक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के हित में जो भी कदम
चाहे प्रदेश सरकार उठाए चाहे कोई भी उठाए, हम उसके साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं आदिवासियों को हक मिले, जो हक कांग्रेस की नादानी की वजह से छीना गया है, जो कांग्रेस की लापरवाही से, राज्य सरकार की लापरवाही से छीना गया है, जो भूपेश बघेल की लापरवाही से छीना गया है, वो अधिकार वापस मिले, इसके लिए हम हर स्तर पे खड़े हैं। तो देखिए, हर स्तर पर खड़े रहने की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। और निश्चित तौर पर देखिए, आरक्षण में नुकसान किसका हुआ? उनका नुकसान हुआ जिसको उसका लाभ मिलना चाहिए। जब तक अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तब तक कुछ नहीं किया सकता, बहुत साफ है। इस बीच सरकार का क्या रुख होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, मतलब बेहद साफ है, समय अभी लगेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, आदिवासी वर्ग हो या ओबीसी वर्ग हो या एससी वर्ग हो, केवल वोट के लिए वो नहीं है। अगर आप आरक्षण दे रहे हैं तो आपको उसको प्रॉपर तरीके से कोर्ट को बताना पड़ेगा। कई राज्यों में 80% तक आरक्षण है, लेकिन कारण बताना पड़ेगा आपको। उसमें बताना पड़ेगा कि आप वो आरक्षण उतना प्रतिशत उस वर्ग को क्यों दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें तो चूक हुई, ये तो साफ नजर आ रहा है। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही। कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।